और एक बात और जान लीजिए कि अंग्रेज हिंदुस्तान में सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं आए थे। बहुत लोगों को यह गलतफहमी है, मुझको भी गलतफहमी है, क्योंकि इतिहास ही गलत लिखा गया। हमारे इतिहास में यह लिखा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए। लेकिन अभी मेरे पास जो दस्तावेज मिले हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आए नहीं थे। व्यापार तो बहाना था, वो असलियत में हिंदुस्तान को ईसाई बनाने के लिए आए थे। और ये बात मुझे कहां से पता चली? ये बात मुझे पता चली सन 1813 का लंदन की पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स का एक दस्तावेज मेरे पास है, जिसको मैं अभी छापने वाला हूं। मेरी एक पुस्तक आ रही है, उसका नाम है आजादी के 50 साल या गुलामी के 500 साल। उसमें ऐसे में 5000 से ज्यादा दस्तावेज छापने जा रहा हूं। उनमें से वो एक दस्तावेज है, और वो दस्तावेज क्या है? 24 जून सन 1813 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक डिबेट चल रही है। और डिबेट क्या है? डिबेट का टाइटल है हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया, हिंदुस्तान को क्रिश्चियन कैसे बनाया। और उसी डिबेट का एक दूसरा हिस्सा है जिसको कंक्लूडिंग पार्ट कहते हैं, कंक्लूडिंग डिबेट कहा जाता है। वो डिबेट का दूसरा हिस्सा है हाउ टू प्रोपेगेट क्रिश्चियन रिलीजन इन इंडिया। दोनों एक ही मतलब रखते हैं, हाउ टू प्रोपेगेट क्रिश्चियन रिलीजन इन इंडिया एंड हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया। दोनों का मतलब एक ही, हिंदुस्तान को ईसाई कैसे बनाया जाए और हिंदुस्तान में ईसाई धर्म कैसे फैलाया जाए। तो 1813 में 24 जून को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बना लिया जाए। और हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बना लिया जाए, जब यह प्रस्ताव पारित होता है तो मेरे जैसे लोगों के कान खड़े हो गए हैं जब से मैंने वो प्रस्ताव पढ़ा कि इस देश में अंग्रेज क्या व्यापार करने आए थे? इस देश में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी माल बेचने के लिए आई थी? व्यापार करने आए नहीं थे, माल बेचने आए नहीं थे। व्यापार बहाना था, माल बेचना बहाना था। क्योंकि अगर वो सामने से आके आपको कहते कि हम आपको ईसाई बनाने के लिए आए हैं तो शायद आप अपना दरवाजा बंद कर देते। इसलिए वो पहले तराजू लेकर आए थे इस देश में, पहले तराजू लेकर घुसे थे, उसके बाद उन्होंने इस देश में अपना असली रूप दिखाया। और वो डिबेट जब पारित हुई है तो उस डिबेट के समर्थन में 89 वोट्स पड़े हाउस ऑफ कॉमन्स, और 89 वोट से वो डिबेट पारित हुई, बहस पूरी हुई। उसके बाद अंग्रेजों की पॉलिसी बनी, और उस पॉलिसी का मूल वाक्य ये था कि हिंदुस्तान को ईसाई बनाना है। और बाद में अंग्रेजी पार्लियामेंट में जब वो डिबेट पूरी हो रही है तो जितने एमपीज ने डिबेट के समर्थन में वोट दिया, सबके भाषण है, 80 पन्ने का डॉक्यूमेंट है मेरे पास, सबके भाषण है। और हर एमपी का भाषण एक ही बात कह रहा है कि हमारा मूल उद्देश्य हिंदुस्तान को ईसाई बनाने का है, ना कि व्यापार करने का। तो उसमें बात क्या चल रही है वो समझ लीजिए, तो आज आपको समझ में आ जाएगा महारानी का हिंदुस्तान में आना। बहस ये चल रही है कि हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश को आसानी से क्रिश्चियन नहीं बनाया जा सकता। तो क्या करना पड़ेगा? तो एक एमपी समझा रहा है कि हमको चरणबद्ध तरीके से, माने स्टेप बाय स्टेप, बड़ी लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और लंबी प्लानिंग क्या होगी? हिंदुस्तान को तब तक ईसाई नहीं बनाया जा सकता जब तक हिंदुस्तानी प्रजा का सत्यानाश न किया जाए, हिंदुस्तानी प्रजा को बर्बाद न किया जाए। और हिंदुस्तानी प्रजा को बर्बाद करना क्यों जरूरी है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक एमपी कह रहा है इसलिए जरूरी है कि हिंदुस्तानी प्रजा को आप जब तक गरीब नहीं बनाएंगे, बेरोजगार नहीं बनाएंगे, तब तक ये ईसाई बनने को तैयार नहीं होगी। और वही एमपी कह रहा है कि जब यहां की प्रजा गरीब हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएगी, तो गरीब आदमी का बहुत आसानी से धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है। उसको पैसा देकर धर्म परिवर्तन कराया जा सकता, उसको किसी और तरीके के लालच में देकर धर्म परिवर्तन कराया जा सकता। आज भी इस देश में जितना धर्म परिवर्तन चलता है वो आप देख लीजिए सबसे गरीब आदिवासी इलाकों में ही चलता है, क्योंकि गरीब आदमी बहुत आसानी से धर्म बदलने को तैयार हो जाता है, पेट की आग उसको मजबूर करती है। और उस जमाने की यह पॉलिसी थी अंग्रेजों की सरकार की। तो जब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हिंदुस्तानी प्रजा को गरीब बनाना है, बेरोजगार बनाना है, ताकि हमारे रास्ते में धर्म परिवर्तन का जो काम है वो आसानी से चलता रहे, तभी उन्होंने ये फैसला भी किया था कि हिंदुस्तानी प्रजा को बर्बाद करने के लिए बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया जाए, हिंदुस्तानी इकोनॉमिक सिस्टम को बर्बाद किया जाए। और हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद किया जाएगा? तब एक एमपी है जो जवाब दे रहा है कि बहुत आसान है,
ये बहुत आसान काम है। और ये कैसे हो जाएगा? तो वो एमपी कह रहा है कि हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी को हम आदेश देंगे कि वो हिंदुस्तान में फ्री ट्रेड करे। तो एक दूसरा एमपी पूछ रहा, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड? तो एक एमपी जवाब दे रहा कि फ्री ट्रेड का माने जब ब्रिटेन का माल हिंदुस्तान के गांव गांव में बिकना शुरू हो जाएगा और हिंदुस्तानी माल बिकना बंद हो जाएगा, तब होगा फ्री ट्रेड। दूसरा माने वो समझा रहा है कि फ्री ट्रेड का माने क्या? हिंदुस्तान का कच्चा माल हिंदुस्तान से इंग्लैंड आएगा और इंग्लैंड में वो पक्का माल बनेगा और उसके बाद वापस हिंदुस्तान में बिकेगा, तब होगा फ्री ट्रेड। तो फिर वो एमपी पूछ रहा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है? तो जवाब दिया जा रहा है उसको कि इसका बहुत आसान तरीका है। ब्रिटेन का जितना माल हिंदुस्तान में बिकता है उस सबको टैक्स फ्री कर दो और हिंदुस्तानी कंपनियां जितना माल बनाती हैं उस पर टैक्स लगा दो। तो हिंदुस्तानी कंपनियों पर टैक्स लगाते चले जाओ तो हिंदुस्तानी कंपनियों का माल महंगा होता चला जाएगा और ब्रिटेन की कंपनियों का माल टैक्स फ्री कर दो तो वो सस्ता हो जाएगा। तो ब्रिटेन का माल जब सस्ता हो जाएगा तो गांव गांव में ब्रिटेन का माल बिकेगा और हिंदुस्तानी कंपनियों का माल जब महंगा हो जाएगा तो गांव गांव में हिंदुस्तानी कंपनियों का माल बिकना बंद हो जाएगा। तो ये पॉलिसी उन्होंने चलाई जिसका नाम उन्होंने रखा फ्री ट्रेड। और उस फ्री ट्रेड के लिए बाकायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर इशू किया गया, जिस चार्टर का नाम ही था चार्टर फॉर फ्री ट्रेड। और अंग्रेजों के फ्री ट्रेड का माने क्या था कि अंग्रेजों का माल, ब्रिटेन का माल हिंदुस्तान में टैक्स फ्री हो जाए और हिंदुस्तानी कंपनियों पर टैक्स लगाकर उनका माल महंगा बना दिया जाए। तो अंग्रेजों की सरकार ने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स लगाना शुरू किया। सबसे पहले हिंदुस्तानी व्यापारियों पर अंग्रेजों की सरकार ने जो टैक्स लगाया उसका नाम था उत्पाद का कर, एक्साइज टैक्स। माने जो व्यापारी माल पैदा करते हैं कारखानों में उस माल के उत्पादन पर कर लगाओ, तो उसको अंग्रेजों ने नाम दिया सेंट्रल एक्साइज टैक्स। उसके बाद अंग्रेजों ने तय किया कि जो माल कारखाने में बनता है और बाजार में बिकने के लिए जाता है तो माल की बिक्री पर भी कर लगाओ। अंग्रेजों ने उसका नाम दिया सेल्स टैक्स। तो कारखाने में माल पैदा हो उसके उत्पादन पे कर और माल जब बिक रहा है तो उसकी बिक्री पे कर और उसके बाद उस माल की बिक्री से जो आमदनी होगी उस पर भी टैक्स। उसका नाम उन्होंने रखा इनकम टैक्स। और उसके बाद चौथा टैक्स लगाया अंग्रेजों की सरकार ने कि हिंदुस्तान के व्यापारी एक गांव से दूसरे गांव में जो माल ले जाते हैं उस माल के ट्रांसपोर्टेशन पर टैक्स लगाओ। तो अंग्रेजों की सरकार ने दो टैक्स लगाए, एक तो ऑक्ट्रॉय का टैक्स और दूसरा टोल टैक्स। और ये 5-5 कर लगा दिए हिंदुस्तान के व्यापारियों पर। नतीजा क्या निकला? हिंदुस्तान की कंपनियां जो माल पैदा करती थी वो बहुत महंगा हो गया और ब्रिटेन का जितना माल हिंदुस्तान में आता था वो सब टैक्स फ्री हो गया। हिंदुस्तानी कारखाने बंद हो गए और हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए, गरीब हो गए, भुखमरी आई इस देश में और अंग्रेजों की राज्य व्यवस्था इस देश पर मजबूती से काबिज हो गई।